आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जो कि है हमारा लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लाइट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है ना। अच्छा, आप इमेजिन करो लाइट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना लाइट के कुछ भी नहीं हो सकता। सपोज आपको एक डार्क रूम में डाल दिया जाए, एक रूम में डाल दें जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो, कहीं से लाइट आने का कोई भी चांस नहीं हो, आप उसमें कुछ देख पाओगे? उस रूम में कुछ भी आपको विजुअलाइज होगा, कुछ भी आप देखने के काबिल होगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं आती है ना। तो लाइट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिना लाइट के हम कुछ भी देख नहीं सकते, और अगर किसी चीज़ को हम देख नहीं पाएंगे तो कोई काम हमारा नहीं रह पाएगा। तो लाइट इज वेरी मोस्ट इसेंशियल फॉर अस। ओके, तो अगर हम लाइट के बेसिस पे बात करें तो लाइट के बेसिस पे हमारे सराउंडिंग में दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, एक होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरे होते हैं नॉन लुमिनस। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे नॉन लुमिनस। अब ये दोनों किस चिड़िया के नाम है ना? नया कहाँ से आ गए ये दोनों? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट्स होती है। जैसे कि हम कहें अगर सन है, ठीक है, तो सन के पास अपनी खुद की लाइट है ना, वो कहीं से अपनी लाइट ला नहीं रहा है। दूसरा एग्जांपल ले तो बल्ब है, हम लाइट ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा ग्लो करता है, अपने आप उसमें से लाइट निकलती है, कहीं से हम लाइट लेके तो आ नहीं रहे हैं, है ना। एलईडी है, सीएफएल है, कहीं मतलब ये सब एग्जांपल्स हैं, इसमें लाइट खुद से निकलती है, हम कहीं से नहीं लाते हैं, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, जो अपनी लाइट खुद देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करें कि सपोज एक कोई रूम है, ठीक है, उसमें लाइट्स ऑन है, बल्ब वगैरह जल रहा है, ठीक है, तो वहां पर कुछ चेयर्स भी रखी होंगी, टेबल होगा, बेड होगा, तो आप वो सब भी देख सकते हो, है ना। अब चेयर टेबल सब देख सकते हो, पर वो चेयर टेबल के पास खुद की लाइट है नहीं, वो बल्ब जो जल रहा है उससे लाइट ले रहा है, फिर उसके हेल्प से आप उसको देख पा रहे हो ना, क्योंकि रूम में लाइट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप मतलब खुद को दिखाते हैं, जैसे आप टेबल को देख रहे हो बल्ब की हेल्प से, तो टेबल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है वो होते हैं लुमिनस, और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है वो होते हैं नॉन लुमिनस। एग्जाम्पल में बोले इसके तो सन है, बल्ब है ना, ईटीसी बहुत सारे हैं। और अगर नॉन लुमिनस के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके भी बहुत सारे हैं, टेबल, चेयर, बेड, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट में तो भाई वहां से लाइट निकल रही है, तो लाइट हमारे आईज में आ रही है तो हम उसको देख पा रहे हैं, ठीक है, बट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में ऐसा क्या होता है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट लेके हमको दिखाई देता है। ऐसा क्या होता है? यहाँ पर एक नया टर्म आता है जो कि होता है हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, उनके ऊपर लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ती है, ठीक है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में आती है, जिसकी वजह से हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? ओके, सो हम अब देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स के मिरर होते हैं। कितने टाइप के मिरर होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं प्लेन मिरर, एक होते हैं प्लेन मिरर, और दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर्स। ठीक है, हमें इन दोनों मिरर्स के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर में। सपोज हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, ये जो नीचे लाइंस बन रही है इसका मतलब एक तरफ जो ग्लास है और नीचे दूसरी तरफ, मतलब ऊपर वाला हमारा ग्लास का सरफेस है और जहां हमने लाइंस बनाई है ये हमारा पॉलिश सरफेस है, इस पे किसी चीज की पॉलिश की गई है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है? सपोज करते हैं यहाँ पर इस पे हमने ऐसे लाइट डाली, ठीक है, यहाँ पर ये लाइट डाली, तो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, ये ऐसे बाउंस बैक होगी, ये ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी किसी प्लेन मिरर पे या प्लेन सरफेस पे लाइट ऐसे पड़ती है तो वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि जो रे यहाँ पे पड़ी है इसको बोलते हैं, जो रे हमने मिरर पे डाली है इसको हम बोलते हैं हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। उसके बाद जो रे बाउंस बैक हुई है, जो रे रिफ्लेक्ट हुई है, उसको बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये तो हमारा प्लेन मिरर है ही। अब इसके बाद इसमें एक नॉर्मल भी होता है। नॉर्मल क्या होता है? जिसको हम प्लेन मिरर के परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल होता है जिसको हम खुद ड्रॉ करते हैं, और ये जो मिरर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब उससे 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, हमारे क्या होते हैं? कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट लॉ हमारा होता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है हमारा, तो हमारी जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन दी सेम प्लेन। अब ये प्लेन किस चिड़िया का नाम है? ये उड़ने वाली चिड़िया नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्लेन का मतलब जैसे ये प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस, टेबल का टॉप सरफेस वो प्लेन होता है ना, तो उसको प्लेन बोलते हैं। बट यहाँ पर जो प्लेन की बात हो रही है वो एक सरफेस है हमारा जो कि मिरर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा प्लेन है जिसमें कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन दी सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या होता है? दूसरा ये होता है, जो हमारी इंसिडेंट रे होती है ना, वो नॉर्मल से एक एंगल बनाती है। ठीक है, उस एंगल को क्या बोलते हैं? आई। सिमिलर वे में रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी नॉर्मल से एक एंगल बनाती है, और उस एंगल को बोलते हैं आर। ठीक है, तो सेकंड लॉ के हिसाब से जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर? तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन मिरर देखा, उसके लॉज देखे। ठीक है, अब इन्हीं लॉज की हेल्प से हम बता सकते हैं, जैसे प्लेन मिरर में जब आप अपनी इमेज देखते हो, ठीक है, मिरर में सब कोई रोज रेडी होता है, सुबह उठ के तैयार होता है, तो उसमें हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं। तो उसमें क्या होता है? जैसे ये मिरर है हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उससे हमारी पैरेलल लाइट्स आती हैं। ठीक है, लाइट रेज कैसे पास होती हैं? पैरेलल। तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे आती हैं, ये भी वापस से इसके पैरेलल ही जाती हैं। ठीक है, इसी डायरेक्शन में और इसी लाइन में वापस चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हमने यहाँ इंसिडेंट रे बनाया था, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे, और ये है हमारा नॉर्मल। तो अगर जो हमारी लाइन मतलब जो इंसिडेंट रे है, अगर वो नॉर्मल के ही पैरेलल या उस पर ही पड़ेगी, तो वो वापस बाउंस बैक रिफ्लेक्ट भी तो वही होगी, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बना रही है ना। अगर इसके पैरेलल या नॉर्मल पे ही इंसिडेंट रे पड़ेगी तो वो नॉर्मल से कितना बनाएगी? 0 डिग्री एंगल। तो क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो वो पैरेलल ही बाउंस बैक भी करेगी। ठीक है, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट होती है उससे जब रेज जाती है तो वो वापस पैरेलल उसी से वापस भी आ जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहाँ पर फॉर्म होती है वो कैसी होती है? वो होती है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, इस साइड तो इमेज बनी नहीं है कि वो रियल होगी, बनी है मिरर के अपोजिट साइड, तो वो हमारी होती है वर्चुअल। ठीक है, उसके बाद इमेज की साइज क्या होती है? इमेज की साइज क्या होती है? सेम एज ऑब्जेक्ट। सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल या कर्व्ड मिरर हो, तो उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसके कुछ फीचर्स हमें बताने होते हैं, जैसे कि मतलब ऑब्जेक्ट सीधी है, उल्टी है, रियल है या वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है,
enlarge है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कैसी है, ये सब हमें बताना होता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी प्लेन मिरर की बात। अब हम देख लेते हैं स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर के बारे में। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें, घर में सबने स्पून तो देखी होगी, है ना, स्पून जिसे खाते हैं खाना, तो उसमें क्या होता है, वो कुछ इस टाइप से होती है ना, अंदर वाला पोर्शन उसका अंदर इनवर्ट की तरफ कर्व होता है और बाहर वाला ऐसे निकला होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर भी कुछ इसी टाइप से होते हैं। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कनकेव मिरर, एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर की बात करें अगर, तो अगर आप अपनी स्पून को सीधी पकड़े हैं, ठीक है, स्पून है हमारी, उसको हम सीधी पकड़े हैं तो वो इस टाइप से रहेगी, तो अंदर की तरफ वो बेंड है ना, तो ये जो मिरर फॉर्म होता है इस टाइप से, उसी को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर भी हमारा अंदर की तरफ बेंड होता है। ठीक है, और उसका पीछे का सरफेस पॉलिश होता है। ठीक है, ये होता है कनकेव मिरर। अब अगर इसी स्पून को हम उल्टा कर दें, पलट दें, तो इसके जो पीछे का पोर्शन है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, इधर हो गया। कन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा ही होता है, कैसे, ऐसे, मतलब इधर की जो रिफ्लेक्शन वाली साइड होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है और पीछे वाला सरफेस हमारा पॉलिश होता है। जब भी आप रिफ्लेक्शन की बात करोगे और मिरर बनाओगे तो इधर ऐसे लाइंस बनाना जरूरी होता है, क्योंकि ये बताते हैं कि दूसरा जो साइड है, दूसरा सरफेस है मिरर का, वो पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? आइदर नहीं तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में हम फर्दर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए मिरर में ऐसे एक सरफेस पे पॉलिश सरफेस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कनकेव मिरर जो होता है वो अंदर की तरफ बेंड होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ होता है। ठीक है, ये है हमारा कनकेव मिरर और ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। अब इसमें जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी जब ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होगा तो उसकी भी कुछ डिस्क्रिप्शन देनी होगी, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, एनलार्ज है, कैसी है, ये बताना होता है। अब जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो इसमें रिफ्लेक्शन की कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि जैसे रूल्स के पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम स्फेरिकल मिरर्स का रिफ्लेक्शन दिखाते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है। सपोज हम कनकेव मिरर का दिखा रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे, कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई हमारा सर्किल था, एक कोई हमारा, हम ऐसे इमेजिनरी सर्किल मान लेते हैं। ठीक है, और सोच लेते हैं कि इतना पोर्शन ये उसका एक पार्ट है। तो चूंकि एक इमेजिनरी सर्किल है तो इसका सेंटर भी होगा, इसका हम बना लेते हैं सेंटर, ये हमारा हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये सेंटर है और ये पूरा सर्किल है तो इसकी रेडियस भी होगी, ये हो जाती है हमारी रेडियस। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे रेडियस हमारी मिरर को टच करती है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, पी से। किससे डिनोट करते हैं, पी से। पी क्या होता है हमारा, पोल। ठीक है, ये हमारा पी हो गया पोल, ये सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडिल में, एकदम मिडिल में यहाँ पर हमारा होता है एफ। एफ क्या होता है, फोकस, फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, ये होती है हमारा फोकस ऑफ मिरर। और जिस लाइन पे ये सेंटर, फोकस और पोल ये सब लाई करते हैं उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात क्लियर है। और ये जो फोकस होती है, मतलब फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ होती है इसको डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से। और जो एफ होता है, एफ इक्वल्स टू आर बाई 2, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेजिनरी सर्किल माना था तो ये रेडियस हुआ, रेडियस ये हुआ, और हमने क्या कहा कि
आता है तो जाहिर सी बात है वो रेडियस का हाफ ही होगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम अपने रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सेंटर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस सब देख लिया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रूल्स की। रूल्स हमारे कुछ इस टाइप से होते हैं। पहले हमने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये हो गया हमारा पोल। सपोज कर लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये हमारा हो जाएगा फोकस, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल ये होता है कि अगर कोई भी लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है। कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहीं पर भी रखा है, ठीक है, उससे लाइट रेज निकल रही है और वो रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से पास करेगा? उसका रिफ्लेक्शन पास करता है फोकस से। कहाँ से पास करता है? फोकस से। ये है हमारा रूल नंबर 1। अगर जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी फोकस से पास होगी, ठीक है। सेकेंड रूल क्या होता है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये फिर वहीं पर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौटेगी। मतलब जो इंसिडेंट रे है वही हमारी रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे हमने प्लेन मिरर में नॉर्मल के बारे में पढ़ा था, तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आती है वो एज ए नॉर्मल की तरह, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कह सकते हैं कि एज ए नॉर्मल बिहेव करता है यहाँ पर, ठीक है। तभी वहां पर जो लाइट इंसिडेंट होती है, जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन में वो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, ठीक है। ये था रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या होता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे है जो हमारी फोकस से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है? फोकस से। अगर हमारी इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन जब होगा तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर जाएगी, ठीक है। ये था 3rd रूल। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा फर्स्ट रूल है और जो हमारा 3rd रूल है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। इसके बाद एक 4th रूल आता है, वो क्या होता है कि अगर जो इंसिडेंट रे है, इफ द इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन द पोल, ठीक है, तो फिर इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जो 4th केस हमने पढ़ा है ये बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत कम जगह यूज होता है। मैक्सिमम ये 3 केसेस ही यूज करने होते हैं, 3 रूल्स ही यूज करने होते हैं। पहला कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे पास करेगी फोकस से। सेकंड रूल कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, वहीं से रिफ्लेक्ट होगी। थर्ड क्या होता है कि अगर इंसिडेंट रे हमारी फोकस से पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रेज की अवेलेबिलिटी होती है। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखाना है, उसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए होगी, ठीक है। अब जैसे हमने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हर केस में फॉलो होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो, क्लियर, वो हर केस में फॉलो होगा। यहाँ पर भी हमारी वो दोनों लॉज फॉलो होते हैं, ठीक है। तो गाइस स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। टिल देन थैंक यू।